चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन एग्जांपल्स करने। अब इस क्लास में आगे क्या होगा, एग्जांपल्स करवाया तो तुम्हारे को एक्सरसाइज जो एक एक्सरसाइज तुम्हारी चैप्टर में इसके एग्जांपल्स अपन निपटा लेते हैं अभी। बेसिकली शायद हो जाएंगे 5-6 एग्जांपल्स ही हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें तुम्हारे को सारे क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। इन डिटेल डिस्कस करेंगे सब कुछ, ठीक है। शुरू करते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे हम। अब इसके बाद में हम सीधा एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। अभी तक मुझे लगता है किसी कोई दिक्कत होगी। इफ एनीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम एनीथिंग जो भी हो उसका, ठीक है, तो दे आर फ्री टू कमेंट एंड आस्क अगेन। देयर प्रॉब्लम विल बी एड्रेस्ड सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो भी कमेंट लेक्चर होगा उसमें आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दिया जाएगा। चलो पेज नंबर 135 खोल लो, किताब खोल लो, मेरे साथ में अलर्ट हो जाओ, बैठ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। चलो तुमको सारे मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं, टेबल तुमको याद होनी चाहिए, इसलिए तुम चैप्टर नंबर 9 पे आए हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। इसे थोड़ा इरिटेट मत होना यार, ये मेरे को भी इरिटेट कर रहा है वैसे तो, लेकिन कोई रीजन है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। जाहिर सी बात है, क्या बकवास चीज़ है। टावर जो होगा वो वर्टिकली स्टैंड करेगा ग्राउंड पे। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो 15 मीटर अवे है इस फुट ऑफ द टावर की। फुट ऑफ द टावर मतलब टावर का फुट, ये हो गया, ठीक है। इससे 15 मीटर दूर कोई पॉइंट है, तो डिस्टेंस की बात होगी, ये 15 मीटर हो गया हमारा। हम डायग्राम साथ बनाते हुए चलेंगे, बुक के डायग्राम्स हम कॉपी ना ही करें तो बेटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर, एलिवेशन क्या होता है, होराइजन से ऊपर देखना, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुई लाइन ऑफ साइट, ये हुआ तुम्हारा 60 डिग्री, ये दे रखा है भाई, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तुमको ये निकालना है, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैं सी पॉइंट दे देता हूँ। चलो आ जाओ देख लो। सबसे पहले एक चीज बताओ, एक एंगल दे दिया तुमको, बेसिकली इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते नहीं बोलते, पढ़ा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बेस तुमको दे रखा है, हाइट तुमसे पूछी है। अब तुमको आगे करना क्या है, तुमको कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिमाग में लेके आना है जो मुझे बेसिकली, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, और ये बेस हुआ, जाहिर सी बात है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ही हो गया, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर कोई बेस है और अब अगर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुमको ढूंढना है जो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही होता है, वो किसकी, उसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा। क्या होता है भाई, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसी को आगे अप्लाई कर दो, यहाँ पे टेन थीटा की जगह मैं 60 डिग्री पुट कर दूंगा क्योंकि मेरे को दे रखा है एंगल। आगे परपेंडिकुलर क्या है मेरा, हाइट ए बी, ठीक है, और बेस क्या है मेरा, बी सी। आगे आ जाओ, tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी कितना दे रखा है हमको, नहीं दे रखा है, हमको यही निकालना है, इसको h नाम दे दो। बेस क्या है, BC, इसको 15 मीटर दे रखा है, 15 हो गया, ठीक है। tan 60 क्या होता है भाई, √3 होता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। √3 है इक्वल्स टू ये h/15 है। नीचे वो इमेजिन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा 15√3। इसको ऐसे तो आंसर दे के आओ तो बहुत बढ़िया है, ऐसे नहीं दे के आना है तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो 15 से, 15 × 1.732 कितना होता है, 25.980, ये आ रहा है ना। वैसे तो इन्होंने 15√3 ही दे रखा है, लेकिन आई एम श्योर अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका 25.9 के आसपास ही आंसर आएगा, ठीक है। और 25.98098 तक रख लो या 9 तक रख लो, ठीक है। ये तुम्हारा पहला एग्जाम्पल था जो हम करने में फटाफट सफल हुए। फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लेना है, मिटाऊंगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव ऑन करेंगे, आगे टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। डायग्राम्स हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके हिसाब से खुद डायग्राम बनाएंगे, खुद डायग्राम बना के खुद सोचेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमारे डायग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एंगल दिया हुआ है तो एंगल की, बाकी साइड्स की, ठीक है। दो साइड्स जो पकड़नी है जिनमें से एक दी हुई होगी, एक नहीं दी हुई होगी, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में चलेगा तुम्हारा, उसके बाद में इसको सॉल्व कर देंगे। इतनी इजी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल 2 पे आऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो
बस ये है कि तुमको टेबल जो होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो रटी हुई होनी चाहिए, वो रटनी ही पड़ेगी, तो ये चैप्टर इजीली निकल जाएगा तुम्हारा। तुमको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास परेशानी आने नहीं वाली है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आएंगे बिना किसी देरी के। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर्स। मेरे को एक पोल बता रहा है, ये बोल रहा है कि एक पोल है, ठीक है, मान लो एक पोल है, ये हो गया पोल, ठीक है। इस पोल की हाइट ग्राउंड लेवल से 5 मीटर है, ठीक है। इस पे एक इलेक्ट्रीशियन एक फॉल्ट सुधारने चढ़ेगा, जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। अब द इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ओके। शी नीड्स, ओके, ठीक है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब उसको इलेक्ट्रीशियन जो है वो जाहिर सी बात है ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो उसको पूरा 5 मीटर नहीं जाना है ऊपर, उसको 1.3 मीटर बिलो जाना है। 1.3 है ना, हाँ, इस टॉप से 1.3 मीटर बिलो जाना है, ठीक है। मतलब उसको मान लो कहीं यहीं जाना होगा, जाहिर सी बात है, बढ़िया बात है, ठीक है। अब ये 1.3 है, तो एक्चुअल ये वाली हाइट कितनी हो गई, यही निकाल लो हाथों हाथ इसको, ये हो गई 3.7 मीटर, ठीक है। मेरे को अगर बुर्ज खलीफा दिख रहा है, मेरे को उसके 17th फ्लोर पे जाना है, तो मैं छत को क्यों देखूंगा, मैं 17th फ्लोर पे ही जाऊंगा, उसी पे वही मेरा टारगेट रहेगा। ऐसे ही सपोज अगर मुझे कोई बिल्डिंग है 20 माले की, मेरे को मेरा घर उसमें 7th फ्लोर पे है, तो मेरे को आगे से क्या मतलब है भाई, मैं अगर किसी को मेरा घर दिखाऊंगा तो मैं 7th फ्लोर पे दिखाऊंगा, तो वो है मेरा, मेरे को थोड़ी मतलब है छत पे क्या है, ठीक है। ऐसा मतलब उनका जो काम है वो यहीं पे है, तो हमको 5 मीटर हाइट कंसीडर नहीं करनी है, हमको 3.7 ही करनी है। अभी तक जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उस हिसाब से चलो आगे। What should be the length of the ladder? अब यहाँ से कोई ना कोई लैडर लगाने वाले हैं, ठीक है। What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 डिग्री। जब ये लैडर 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, इस तरीके से कि ये 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करें, तो ये जो लैडर यूज करेंगी, जो सीढ़ी यूज करेंगी मैम, ठीक है, ये सीढ़ी कितनी लंबी होनी चाहिए ये पूछा जा रहा है, एम आई राइट, हाँ। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल ये हो गया भाई, ये तुम्हारा पोल हो गया, ठीक है, ये तुम्हारी लैडर हो गई, ठीक है, यहाँ तुम्हारी मोहतरमा होगी, मोहतरमा, ठीक है। अब ऑल्सो हाउ फार शुड द, ठीक है, और इसका जो फुट है ना लैडर का, मतलब ये जो लैडर जो सीढ़ी होती है, इसका जो नीचे वाला फुट होता है वो कितना दूर इससे रखा जाए, वो भी तुमसे पूछा गया है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन तुमसे रिक्वायर क्या कर रहा है, सीधा मैथ्स की लैंग्वेज में बात करेंगे, क्वेश्चन तुमको बोल रहा है बेस निकाल दो, ठीक है, और क्वेश्चन तुमको ये बोल रहा है कि मेरे को हाइपोटेन्यूज भी निकाल दो, ठीक है। मैंने इसी को बेस क्यों बोला, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि थीटा मेरे को ये दे रखा है, और थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, गांठ बांध लो इस चीज को, ठीक है। अब मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूंगा, मोहतरमा, सीढ़ी, फॉल्ट सब गया भाड़ में। चलो आ जाओ, सबसे पहले मेरे को दिया हुआ क्या है वो देख लो। मेरे को यहाँ पे इन्होंने परपेंडिकुलर दे रखा है जो है 3.7 मीटर, मेरे को इन्होंने यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 60 डिग्री दे रखा है सर, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को सर बेस निकालना है एक तो, और सर मेरे को साथ ही साथ हाइपोटेन्यूज भी निकाल के देनी है, इनको दोनों चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है सर, बिल्कुल। आगे आ जाओ, इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी नाम देता हूँ, ठीक है। चलो मोहतरमा बुरा ना मान जाए, थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ इधर, अब देखो तुमको करना क्या है, तुम्हारी मर्जी है, पहले तुम परपेंडिकुलर बेस निकाल लो या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखा सकता हूँ। तुमको अगर पहले हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो ऐसा रेशियो ढूंढो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन रखता हो, साइन थीटा, गॉट इट, ठीक है। अगर तुमको पहले बेस निकालना है तो तुम परपेंडिकुलर और बेस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पकड़ो जो कि होता है tan थीटा, ठीक है। कोई से भी पकड़ लो पहले, अपन जैसे मान लो पहले एग्जांपल 4 अपन लैडर की लेंथ निकाल लेते, ठीक है। लैडर की लेंथ को मैं क्या नाम देता हूँ, x नाम देता हूँ। चलो भाई, मैं अगर यहाँ पे साइन थीटा देखता हूँ, साइन थीटा मेरा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होता है क्या,
होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब साइन थीटा की जगह मैं 60 डिग्री पुट कर सकता हूँ। परपेंडिकुलर मेरा क्या है भाई, बेसिकली ए बी तो है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज में क्या है, लेड की लेंथ एक्स है, ठीक है, जिसको तुम ए सी भी नाम दे सकते हो या फिर ए सी है, डिवाइड मान देना इसको, एक्स बोल दो, खत्म है, ठीक है। अब साइन 60 क्या होता है भाई, √3/2 होता है, ठीक है। लेकिन हाँ चलो ठीक है ना। अब यहां से तुम वैल्यूज पुट कर दो भाई, √3/2 इक्वल्स टू ए बी क्या है भाई मेरी 3.7 मीटर, 3.7 अपॉन एक्स। मेरे को बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स √3 इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 2 37 दूनी 74, 7.4 आ जाएगा, ठीक है। 7.4 से तुमको √3 को डिवाइड करना है, बेसिकली एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 7.4/√3 आएगी तुम्हारी, ये आएगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है लेकिन हम देख लेंगे इसको भी। 7.4 है, बेसिकली √3 जो होता है हमारा 1.7 के आसपास होता है, ठीक है। तो 17,468, 17,468, 17,585, ठीक है। तुम्हारा एक्स जो आएगा ना लेडा वाला 4.7 कुछ के आसपास आएगा, 4.7 के आसपास। एग्जैक्ट आंसर्स दे रखे हैं नहीं दे रखे हैं, 4.7 पोपट हो गया यार, मैंने क्या किया भाई, 3.7 इंटू 2/√3, एक मिनट, 17 जो होता है वो 68 होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। ये 4.7 नहीं, ये 4 सही बोला इन्होंने, 4.28 मीटर के आसपास आएगा। अब चीटिंग कर ही लिए तो ढंग से लिख दूंगा, फिर क्या ही शो ऑफ करना फालतू, शो ऑफ का तो पोपट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हर कोई रजत दलाल नहीं होता। एक्स और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए सी, ठीक है। तो ए सी तुम्हारा क्या आ गया, 4.28 मीटर। ये तो तुम्हारी भाई लेंथ ऑफ लेडर आ गई है। इसके बाद में मेरे को ज्यादा वेट करना नहीं है, मैंने जैसे इसकी लेंथ निकाली, अब मैं इसका और इसका रिलेशन ढूंढूंगा। यहां पे लिखूंगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारा 3.7 मीटर है, जिसको हम ए बी बोल देते हैं, तो ए बी बोल दिया। बेस क्या है भाई हमारा BC होता है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है भाई, √3/1, tan 60 √3, हाँ ठीक है। ए बी कितना है भाई 3.7 मीटर, और BC कितना है हमारा, BC तो कुछ है नहीं, BC तो निकालना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, ठीक है। तो BC √3 इज इक्वल्स टू 3.7, BC इक्वल्स टू 3.7/√3, ये तुम्हारा आंसर आएगा। इसको तुम वापस से अगर करोगे तो 3.7/1.7 के आसपास से डिवाइड करोगे, 17 दूनी 34, 2.01 या 2.1 के आसपास आएगा इसका आंसर। ये करेक्ट है, 2.14 मीटर। डिवाइड कर लोगे इसको, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं तुमको वैसे डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, डिवाइड करके देख लेना। ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, और रजत दलाल वाली लाइन मजाक था, सीरियसली मतलब नो, चढ़ा दो उसको कोई, ठीक है। देख लेना एग्जाम्पल नंबर 2 है, किसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। आगे बढ़ूंगा एग्जाम्पल नंबर 3 पे, चलो। लेकिन तुमको सीखना चाहिए उस बंदे से वैसे, मतलब अपार्ट फ्रॉम इतनी उसके कंट्रोवर्सीज हो गई, इतना कुछ हो गया, बट ही नेवर, जैसे वो बोलता है ना, कमेंट्स में ध्यान नहीं देता, ठीक है। दैट्स व्हाट, कि भाई 4 लोग क्या बोलेंगे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और लिटरली आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड जब उसको नंबर दिए गए और उसने डिवाइड किया। आई वॉज लिटरली, मतलब पहले मेरे को इतना ठीक लगता नहीं था, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, अपने को पूरा पता नहीं ना बंदा कैसा है, ठीक है। मतलब यार तुम बताओ, कोई इंसान 27/17 कर रहा है, 27/17 कर रहा है, उसको एग्जैक्ट आंसर दे रहा है वो उस चीज का, ठीक है। तो मस्ट बी ए कैलकुलेटिव माइंड। दूसरा 2495, ठीक है, सबको पता है 49 का स्क्वायर है। 49 का स्क्वायर क्या होता है, 2401, इसमें 94 जोड़ दोगे तो 2495 हो जाएगा, ठीक है। 49 का स्क्वायर 2401 होता है, अगर आपको पता नहीं हो तो, ठीक है। इसमें अपन 94 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। इन बंदों ने क्या किया, 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या 49, 49 का स्क्वायर क्या यार, तो वो अच्छा लगा, ठीक है। चलो भाई देख लो, बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट एग्जांपल पे आऊंगा, टाइम नहीं खराब करेंगे। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बेसिकली तुमको
भाई तुमको यहाँ तक मतलब ये जो स्टेप आती है हर क्वेश्चन में, इस तरह की जो स्टेप्स आती है ना, इस तरह की, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद में तुमको जो डिवाइड करने की प्रॉब्लम है, तो इसका भी मैं तुमको एक सोल्यूशन बता देता हूँ। जैसे मान लो 7.4/1.7 है, 7.4/1.7 है सर। अब हम अप्रॉक्सीमेट आंसर्स कैसे निकालें? बेटा उसके लिए 20 तक की टेबल्स आनी चाहिए, आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? सर 74 है, तुम इसको अगर 17 ले रहे हो तो इसको भी 74 लो। दोनों के पॉइंट्स ही इमेजिन मत करो, इमेजिनेशन में बोल रहा हूँ, यहाँ मत हटा देना, ठीक है। तो 17 4 से जो होता है वो तुम्हारा 68 होता है, और 5 से भी जाओगे तो 85 जाओगे। 85 तो इससे बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, लगभग 6 5 11 का डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में। लेकिन 68 और इसमें देखो कितने का डिफरेंस है, 6 का, ठीक है। तो सीधी सी बात है ना, कितना पॉइंट हो गया, तो 17.2 के आसपास रहेगा ये आंसर। सॉरी क्या फिजिकल बोल रहा हूँ, 4.2 या 4.3 के आसपास रहेगा आंसर। अगर ओरिजिनल आंसर किसी भी क्वेश्चन का मान लो 4.3 है, ठीक है, तुम अप्रोक्सीमेशन से करके आ गए 4.2, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। बस तुम्हारे को करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे अप्रॉक्स लिख के आना है, ठीक है। बशर्ते तुम्हारी यहां तक की वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, टीचर एक नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। बट स्टिल अगर तुमको यही करना है, ठीक है, ये वाला ही, ठीक है, तो भाई अगर एग्जैक्ट में लिख के आओ तो टीचर नंबर काट ले तुम्हारे, ठीक है। ये सीन है। बाकी अप्रोक्सीमेशन में इस तरीके से करते हैं, तुम्हारे को 20 तक की टेबल्स आनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए बेसिकली। नंबर देखते ही तुमको नंबर याद आ जाए कि ये नंबर कैसे कैसे कहां और कब रिलेट कर रहा है, दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है। जैसे कि उसको अब स्क्रिप्टेड था तो देखो कुछ कर नहीं सकते, बट अगर उसको रैंडमली 2495 दिया गया, मतलब 2495 दिया गया, तो ये लिटरली कैलकुलेटिव माइंड ही होगा जो सीधा बोल देगा कि 49 का स्क्वायर प्लस 94, ठीक है। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 3 पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, चलो। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, अब की बार ऑब्जर्वर की भी हाइट है। सपोज करो यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, चलो थोड़ा सा फन बनाते हैं इसको। ये चुन्नू है, ठीक है, ये चुन्नू है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, ग्राउंड से पैर बड़े कर दो। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney, और ये एक चिमनी से, एक चिमनी है यहां पे, ठीक है, ये है चिमनी। चिमनी से कितना दूर है भाई? 28.5 मीटर, मतलब कि इसके बीच की और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? 28.5 मीटर। आई एम सॉरी इफ आई एम ब्लॉकिंग यू, ठीक है, ये ठीक है, यहां तक आ गया काम। आगे देखो भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, एंगल, अब जो चिमनी जो है मान लो इतनी है, सपोज कर लो, ठीक है, इस चिमनी का जो टॉप है और चुन्नू की आंखों से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, चुन्नू का होराइजन क्या हुआ पहले वो देखो। चुन्नू का होराइजन ये नहीं है, ठीक है। तुमको होराइजन वर्ड पे बार बार मैंने इसीलिए जोर दिया था बिकॉज दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल चैप्टर, पूरे क्वेश्चंस उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो होराइजन की बात हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन दोनों होराइजन से निकलते हैं, होराइजन से रेफरेंस, होराइजन उनका रेफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन में देखूंगा, अगर ये चुन्नू यहां से अगर टॉप को देखना चाहता है, तो ऐसे तो है नहीं ना कि यहां से देखेगा, कहीं ट्रायंगल ऐसे बना दो, वो तो बंदा तो यहां से देखेगा ना ऐसे, ठीक है। अब कितना दे रखा है भाई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी? 45 डिग्री इसकी आंखों से, ये है 45 डिग्री, मतलब इसका होराइजन कहीं यहां होगा, समझ आ रही है बात? होराइजन यहां पे हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? इन्होंने तुमसे पूछा है हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, मेरे को एक चीज बताओ, चुन्नू अगर 1.5 मीटर है तो वो चिमनी की 1.5 मीटर हाइट तक तो वो नॉर्मली ऐसे सीधा ही देख लेगा ना। अरे यार अगर मैं 6 फुट का हूं और कोई दीवार 12 फुट की है, तो 6 फुट की दीवार तो मैं सीधी आंखों से देख लूंगा, तो मेरे आंखों के मतलब मेरे जो होराइजन रहेगा उसके नीचे नीचे जो दीवार है उसकी तो हाइट 6 फुट ही होगी ना। तो वैसे ही अगर ये 1.5 मीटर का है तो यहां से लेके यहां तक तो 1.5 मीटर ही होगा ना, बराबर है, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को ये चाहिए, ठीक है। इसको स्मॉल h दे देते हैं, x का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। एंगल दे रखा है,
अब ये 28.5 है तो भाई साहब ये भी तो 28.5 ही होगा, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, ठीक है। मेरे को ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्या ये नहीं निकाल सकता? क्या मेरे को नहीं पता कि अगर ये बेस है ये परपेंडिकुलर है? क्यों परपेंडिकुलर क्यों है सर ये? अरे लल्लू लाल, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। क्या मेरे को नहीं पता कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो tan थीटा जो होता है वो रिलेट करता है? पता नहीं है। क्या मुझे नहीं पता कि थीटा यहाँ पे 45 डिग्रीज दे रखा है? क्या मुझे नहीं पता कि जो परपेंडिकुलर होगा यही h है? क्या मुझे नहीं पता कि जो बेस है वो 28.5 है? बराबर। अब tan 45 क्या होता है? वेरी इजी, 1 होता है h अपॉन 28.5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। h का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 28.5 मीटर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे देख लेना, ठीक है। मतलब इसमें मैं इंक डालता हूँ, सॉरी। अगर मतलब ये जो हाइट है ये 28.5 ही है भाई, ठीक है। और मेरे से हाइट ऑफ द चिमनी पूछा था। अब टोटल हाइट ऑफ द चिमनी क्या है भाई? हाइट ऑफ चिमनी क्या है? क्या हाइट ऑफ चिमनी यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक का सम नहीं है? अगर मैं इनको ABC नाम देता हूं, मान लो ये A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, ये D है, ये E है, ठीक है। तो क्या हाइट ऑफ द चिमनी में बोल सकता हूं कि AC प्लस CD है? बोल सकता नहीं बोल सकता? ये रहा C, ढूंढना मत सर, C कहां गया? ये रहा, ठीक है। अगर AC मैंने निकाल लिया 28.5 है तो क्या CD मेरा 1.5 ऑलरेडी नहीं दिया हुआ? मेरे को क्वेश्चन ने हिंट में नहीं दिया था, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो 30 मीटर आ जाएगा, जो ही तुम्हारा हाइट है बस। ये तो अब तक के दोनों के तीनों क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन था। करा क्या है इसमें तुमने? ना मल्टीप्लाई किया, ना कैलकुलेशन की, ना कुछ किया। सोचो, देखो इसी क्वेश्चन से एक केस निकल के आता है, वो साइड में नोट बना लो, ठीक है, और उसको पक्का से याद रखना है हमेशा। और वो क्या है? अच्छा, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स में अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, कोई बच्चा, प्लीज कमेंट कर देना। मैं क्या इतना, ये तो तुम्हारे कोर्स में इसलिए कर रहा हूं, बाकी इन चीजों को अपन बहुत इजीली भी कर सकते हैं। तो वो चीज तुम्हारे सॉल्यूशंस में तो काम नहीं आएगी, क्योंकि बोर्ड वाले जो टीचर्स होंगे, जो भी तुम्हारी नोटबुक चेक करेंगे, वो तुम्हारा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। लेकिन तुमने सही किया है या नहीं वो तुम 2 मिनट में माइंड में कैलकुलेट करके पता कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो अगर इफ एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड ही कैन कमेंट एंड आई विल श्योरली टेल इन द नेक्स्ट क्लास। बट यहां से हमने एक केस सीखा है। क्या केस सीखा है? अब इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो, तुमको लेना तो हट गया, ठीक है। अब उस केस पे बात करते हैं। क्या केस सीखा है सर? जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल थीटा 45 होता है, ये तो मैंने तुमको ट्रिग्नोमेट्री में सिखा दिया था कि ये 45 होगा, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि सर ये और ये साइड्स जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। क्यों इक्वल क्यों होती है? इक्वल एंगल्स, चलो एक मिनट रुको, सर्कल्स पढ़ा है? सर्कल्स सर्कल्स करवाया हुआ है? किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ठीक है, वो भी करा हुआ प्लेलिस्ट में। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स in a triangle are also equal and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ सर? वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ, लल्लू लाल, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू दैट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, ठीक है। या फिर इसका कन्वर्स ले लो कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू दोज साइड्स विल आल्सो बी इक्वल, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या नोटिस किया सर? ये 45 था, ये भी 45 ही आएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम 180 से ऊपर तो हो नहीं सकता। अब मेरे को ये 45 दे रखा है, ये मेरे को पता 90 है, तो ये 45 तो होगा। तो इस चीज को मैं डायरेक्टली भी कर सकता था कि ये 28.5 है, 45 हो गए तो ये भी 28.5 ही, अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। बट सिंस हमको सोल्यूशन देना है तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए, एक तरीका ये, एक तरीका ये। तीसरा तरीका जो मैंने बोला शॉर्ट ट्रिक्स वाला, वो अगर एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड, बोल चुका हूं, तीसरी बार क्या ही बोलूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले लो, आगे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ मूव करूंगा।
चलो, वाई वेस्ट टाइम, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, देखो चाहता ना, एक चीज बता देता हूँ मैं तुमको, ठीक है, चाहता तो ये एक चैप्टर एक वीडियो में खत्म कर सकता हूँ और 1 घंटे से कम की वीडियो बना सकता हूँ। 50 मिनट में मैं तुमको एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब करा के निपटा सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे वो चीज़ पर्सनली पसंद नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप अगर टाइम कम दोगे तो वो चीज़ आपसे उतनी दूर भागेगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत धीरे कर रहा हूँ, आई एम एट एन एवरेज पेस जहाँ हर बच्चा मुझसे रिलेट कर पाए, ठीक है। ज़्यादा इंटेलिजेंट हो 2x पे करके देखो, कम इंटेलिजेंट हो ठीक से देखो, ठीक है। इंटेलिजेंट नहीं हो तो देखना ही है, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। फिर थोड़ी होना है, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे जो भी तुम्हारे बच्चे में, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, जिसको भी पुराने चैप्टर्स पढ़ने हैं। उस प्लेलिस्ट में अगर तुमको बताऊं तो पॉलिनोमियल्स हो रखा है, क्वाड्रेटिक लीनियर नहीं, एपी हो रखा है, रिसेंट में हुआ है एपी, और सर्कल्स हो रखा है, एरिया रिलेटेड सर्कल्स हो रखा है, और अपना और क्या था भाई, ट्रिग्नोमेट्री हो रखा है, और भी शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। शुड आई सी द कंटेंट्स ऑफ द बुक? 1 मिनट देना, 1 सेकंड देना बस मुझे। ट्राइंगल्स, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी हो रखा है, थर्ड भी हो रखा है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो रखा है, 7वां तुम्हारा अपना हाइट एंड डिस्टेंसेस ये चल रहा है, ठीक है। ये खत्म होगा, इसके बाद बाकी भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ब्रीफ है, देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाओ। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है भाई, 10 मीटर टॉल है, ठीक है। आगे पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, एक पॉइंट, कोई पॉइंट P है ग्राउंड पे, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का वो है 30 डिग्रीज, मतलब ये है 30 डिग्रीज। आगे बढ़ो। अ फ्लैग इज hoisted एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। अब कहना क्या चाह रहा है वो देखो, ऐसे बोल रहा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग हो गया, इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक फ्लैग स्टैफ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लैग हॉइस्ट होता है, इसको अपन थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो है भाई साहब 45 डिग्रीज। और जो वेल अंडरस्टूड है, अरे घर से या स्कूल से घर या घर से स्कूल या फिर जब दोस्तों के साथ तफरी मारते हो तब ट्राई एंड रिलेट विद दीज थिंग्स, दीज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स। अगर आप कहीं एक जगह खड़े हो, एक बार तो उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर को देखना, एक बार उस बिल्डिंग के 10th फ्लोर को देखना, ठीक है। तुमको लगेगा ये तुम्हारा हॉराइजन है, ये 3rd फ्लोर है और ये है, तो ये एंगल तुम्हारा बढ़ रहा है ना। वैसे ही जब जितना ऊपर तुम देखोगे उतना तुम्हारा एंगल बढ़ेगा, ठीक है। आगे जाओ। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। एक तो ये निकालना है भाई, दे मारा इसने हमारे मुंह पे, एक हमको ये निकालना है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ। फ्लैग स्टैफ की लेंथ तो यही हुई ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये तुम्हारी बिल्डिंग की हाइट हो गई, ये तुम्हारा बेस हो गया, ठीक है। चलो और क्या है भाई, और यू में टेक, यू में क्या टेक, ये लेंगे और क्या लेंगे, 1.732। चलो भैया, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो अब पहले इसको नाम दे लो। सपोज करो ये ए है, ये बी है, अच्छा पी दे रखा है ना, ये तो पी ऑलरेडी दे रखा है, क्यों मेहनत करनी है। ये ए है, ये पी है, ये सी है, और इसको बी दे दो, ठीक है। अब पहले चीजें देख लो तुमको क्या क्या दे रखा है, ध्यान सुनना मेरी बात, जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना। जब तुमको फ्लैग स्टैफ निकालना है, जब तुमको फ्लैग स्टैफ का लेंथ निकालना है, देन यू हैव टू टेक दिस ट्रायंगल,
क्यों? क्योंकि फ्लैगस्टैफ की जो लेंथ है वो इसी ट्राइंगल के अंदर आ रही है। इफ यू विल कंसिडर दिस ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल जो है ये यहीं पे खत्म हो जा रहा है, इसकी हाइट यहीं खत्म हो जा रही है, तो फ्लैगस्टैफ तो तुम इस ट्राइंगल में निकाल नहीं सकते। इस ट्राइंगल का क्या काम? तुमको सिर्फ बेस देने का। बेस तुमको ये ट्राइंगल भी सेम देगा, ये ट्राइंगल भी सेम देगा। व्हाई? बिकॉज द बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स इज सिमिलर, सेम है। ठीक है, अब आते हैं बात में। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, पहले अगर मैं सिर्फ ट्राइंगल ए पी सी की बात करता हूं, आई एम राइटिंग हियर इन ट्राइंगल ए पी सी, कहना है से कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो 10 है, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे जो बेस है वो पीसी है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे को पता है परपेंडिकुलर बेस जो होता है वो tan थीटा से रिलेट करता है। ठीक है, क्या मैं निकाल नहीं सकता? क्या मुझे नहीं पता कि थीटा की वैल्यू मेरे को इस ट्राइंगल में 30 डिग्रीज दे रखी है? क्या मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मेरा वो 10 मीटर का है? और क्या मुझे नहीं पता कि इस बेस को हम पीसी बोल रहे हैं? बराबर। फायदा क्या है ये देख लो। अरे यार शिट, एक सेकंड बस, एक सेकंड, इट्स परफेक्ट। ठीक है, फायदा क्या है ये देख लो। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल को लेके अगर मैं इस ट्राइंगल को लेके ये बेस निकाल दूं, तो क्या इस ट्राइंगल का बेस भी नहीं निकल गया क्या? दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है। ठीक है, tan थीटा क्या होता है भाई? 1/√3 होता है, बराबर 10/PC। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। PC यहां से कितना आ गया? 10√3। What is √3? PC equals to 10 into 1.732। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं that PC is equals to 17.32 मीटर। क्या ये मेरा 10√3 मीटर आ गया क्या? सर आपने 10√3 ही क्यों लिखा? अरे बताऊंगा, रुक जाओ। 10√3 ही क्यों लिखा वो ही पता चल जाएगा तुमको। ठीक है, क्या यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब आओ आगे। नाउ इन ट्राइंगल BPC, BPC में हमको काम क्या है पहले तो वो सोचो। देखो जो डायग्राम हो गया तुम्हारा, ये एक पार्ट हो गया, अभी जरा जाओ। अब BPC में हमको काम क्या है पहले तुम्हारा सोचने का काम वो है कि मेरे को BPC ट्राइंगल से क्या चाहिए? मेरे को BPC ट्राइंगल से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ x चाहिए। ठीक है, ठीक बात है। मेरे को मतलब बेसिकली सिर्फ इसमें तो ऑपरेट कर नहीं सकते, ऑपरेट तो फिर पूरे में करना पड़ेगा। तो इस पूरे को क्या मैं 10 + x बोल सकता हूं क्या? ठीक है, मतलब बेसिकली मेरा परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे 10 + x हो गया, और मेरा जो बेस है यहाँ पे 10√3 हो गया। बराबर बात है। ठीक है, अब आ जाओ BPC पे। ठीक है, BPC ट्राइंगल में मेरे को फिर से ऑपरेट कहाँ करना है? वहीं परपेंडिकुलर पे और बेस पे। क्यों सर? यही थीटा है और यही परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जब tan थीटा मैं लूंगा, मान लो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया? बेस। परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया यहाँ पे? BC, और बेस मेरा क्या हो गया यहाँ पे? PC। ठीक है, तो डेंट आई नो tan थीटा यहाँ पे कितना है भाई? 45 है, tan 45 है। क्या मेरे को यहाँ नहीं पता कि परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे 10 + x है? क्या मेरे को यहाँ नहीं पता कि मेरा बेस यहाँ 10√3 है? बराबर बात है ना, इजी है। ठीक है, tan 45 क्या होता है? 1 होता है। नीचे 1 लगा लेना किसी की दिक्कत हो तो। 10 + x/10√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली तुमको ऐसे मिलेगा क्या? 10√3 = 10 + x। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को x निकालना है। x क्या होगा? ध्यान देना है यहाँ पे, x क्या होगा? ये 10 क्या उधर जाके माइनस नहीं होगा? 10√3 - 10, क्या ये चीज नहीं होगी इधर जाके? इसके बाद में x = 10 मैंने कॉमन निकाल लिया, √3 - 1 आ गया। क्या √3 - 1 को 1.732 लिख सकता मैं? इसके बाद में 10 और ये हुआ 1.732 में से 1 निकाल दो तो बचता क्या है? 0.732। ठीक है, तो बच क्या गया तुम्हारा? 7.32। ये तुम्हारा x हो गया। ठीक है, जो कि बेसिकली x था क्या? हाइट ऑफ फ्लैगस्टैफ। भाई फ्लैगस्टैफ होता क्या है तो पता होगा ना? ठीक है, और ये तुम्हारी PC, मतलब ये हो गया तुम्हारा बेस का हाइट, कि भाई P पॉइंट से इस बेस के बीच में कितना डिस्टेंस है। क्वेश्चन तुम्हारा खत्म। एग्जाम्पल नंबर 4 फिनिश। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आऊंगा, 5 मिनट का टाइम है, मैं एक बार आंसर तो चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आऊंगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ट्राइंगल्स में हम कैसे खेले हैं वो चीज़ नहीं समझ में आई हो प्लीज़ एक बार वापस रिवाइंड कर लेना और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे पॉज कर दो, नहीं आए हो तो आगे बढ़ो मत।
यहीं पॉज कर दो, यहीं बैक चले जाओ और फटाफट पढ़ो वापस। सुन लो बस क्या बोल रहा हूं, ध्यान दे लोगे उस पर तो ही काम हो जाएगा तुम्हारा। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आऊंगा, स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा आई होप। अब जरूरी नहीं है कि मैंने एबीसी नाम दिया तुमको भी एबीसी देना है, जरूरी नहीं कि मैंने एक्स बोला तुमको भी एक्स बोलना है, कुछ भी कर लो भाई। भाई बस तुम्हारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, वेरिएबल्स तुम कुछ भी लो। नाम तो बस नाम का होता है, इंसान अपने काम से जाना जाता है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे, आज की फिलोसफी खत्म, मैथ स्टार्ट। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 पे आऊंगा। अच्छा 5 के बाद में एग्जाम्पल्स हैं कितने इसमें, 6 7 7 एग्जाम्पल्स है ना, तो 5 6 7 3 एग्जाम्पल्स और खत्म कर देते हैं अपन। देख लेता हूँ मैं कितना इसका लेंथ हुआ है अभी, ज़्यादा नहीं है तो ठीक है, इतना तो बड़े 1 घंटे भी नहीं पढ़ सकते क्या तुम। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सर ये क्या हो गया, सन कहाँ से आ गया, ध्यान सुनना। पहले एक चीज समझो इसके लिए, ये तुम्हारे सूरज बाबा है, ठीक है, ये माथे पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, तुम इधर चल रहे हो इस डायरेक्शन में, सूरज बाबा ने लाइट डाली इधर से बहुत सारी भर भर के, दे गर्मी, ठीक है। लाइट तुमको पार तो कर नहीं सकती ना, साइंस पढ़ लो मेरे से। क्यों? क्योंकि रेज जो हैं वो तुमको पार तो कर ही नहीं सकती, बिकॉज यू आर एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर तुम ओपेक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो लाइट पार कर नहीं पाएगी, लेकिन तुम्हारे आसपास से तो कर जाएगी, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो शेडो फॉर्म करते हैं। कब? जब उनके प्रॉक्सिमिटी से ज्यादा लाइट उनकी तरफ आती है। मतलब अगर मेरा शरीर है, अगर मैं इतना बड़ा इंसान हूं और मेरे पीछे लाइट आ रही है, तो लाइट का जो सोर्स है वो अगर मेरे शरीर से ही बड़ा है तो मेरी शैडो आगे बनेगी। अगर छोटा है तो दब जाएगी मेरे पीछे, ठीक है। अरे इट्स सिमिलर ना, एक फ्लैश लाइट लेके एक बार तुम्हारे हाथ के आगे ऐसे लगाओ बस इधर, ठीक है, तो पीछे लाइट ही नहीं जाएगी ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ ने कवर कर लिया है, ठीक है। अब उसी फ्लैश लाइट को थोड़ा दूर करो और हाथ को ऐसे 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 कर लो आगे ऐसे, ठीक है। अब जो है लाइट ऐसे फैल रही है रेज, ठीक है। तो अब तुम्हारा हाथ छोटा पड़ गया उसकी सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। तो अब तुम्हारे हाथ जहां है वहां तो लाइट रुक जाएगी, लेकिन उसके आगे तो लाइट जाएगी। तो जहां जहां लाइट नहीं होगी दीवार पे, वहां पे तुमको तुम्हारे हाथ की शैडो नजर आएगी। दैट्स द होल पॉइंट, ठीक है। तो सूरज बाबा भी ऐसे खेलते ही हमारे साथ में, और ये चैप्टर हमसे इसी वजह से सूरज बाबा को लेके खेलेगा। अब क्या करेगा वो देख लो। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। चीज देखना एक, ये मान लो एक टावर है, ठीक है। अब सन यहाँ पे है तो भाई शैडो तो बनेगी, ठीक है, तुमको भी पता मुझे पता बनेगी। एक पोजीशन इमेजिन करो, सन यहाँ पे है, ठीक है। तो जब तुम्हारे भी सन माथे पे हो ना सन, है ना, तो नोटिस करना तुम्हारी शैडो बहुत छोटी बनती है, मतलब यहीं कहीं खत्म हो जाती है। और वहीं जब सन हॉराइजन्स पे हो, या तो सनसेट का टाइम हो, शाम का टाइम, या फिर सुबह का टाइम हो, तो तुम्हारी शैडोज ऑपोजिट डायरेक्शंस में लंबी लंबी बनेगी, तुम्हारी हाइट से भी लंबी शैडो बन जाएगी पीछे। समझ लो क्या कह रहा हूँ? वैसे वही वाली चीज़ है, फोन को जितना दूर करोगे, ठीक है। अब अगर फोन को फ्लैश लाइट को मैं लाके ऐसे रख दूँ तो लाइट तो देगी लेकिन शैडो थोड़ी बनाएगी मेरे हाथ पे, वही वाली चीज़ है। तो अगर मान लो सूरज बाबा यहाँ थे, या फिर ऐसे मान लो कहीं यहाँ थे, तो इनकी लाइट तो आ रही थी, लेकिन अभी इस 40 मीटर लॉन्गर बिल्डिंग है नहीं, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी हमको, इसकी हाइट को एच ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जब इधर है ना सूरज बाबा, तो हमारी शैडो इधर पड़ रही है, ठीक है, मान लो इस तरह की। धीरे धीरे समय बीतता गया, सूरज बाबा आ गए इधर, ठीक है। इतने बड़े सूरज बाबा क्यों बना दिए मैंने, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। अब इन्होंने शैडो डाली इस तरीके से, ठीक है। अब मेरी जो शैडो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी आगे, समझना बात को, ठीक है, इस तरीके से बनी। अब ये जो शैडो है मेरी, ये हुई है 40 मीटर लॉन्गर हो गई, मतलब ग्राउंड पे पहले अगर मान लो मेरी शैडो यहाँ तक थी,
अब 40 मीटर और आगे बढ़ गई, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये मेरे को दे दिया, ये 40 मीटर है। पहले क्वेश्चन की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, एक बार डायग्राम बनना खत्म हो गया, पूरा मैथमेटिकल बात करूंगा, कोई मतलब नहीं सूरज बाबा से और फिर शैडो से, फिर ट्रायंगल चलेगा और लेंथ ऑफ साइड फिर एंगल चलेंगे और कुछ ही चलेगा। अब ये कब कब हुआ, जब एक बार तो कब हुआ, जब क्या था, फाउंड टू बी 40 मीटर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक चीज बताओ, एंगल ज्यादा ये होगा या ये होगा? ठीक है, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था और जब 60 डिग्री था, जब मैं जितना पास, ध्यान सुनना, ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। ठीक है, इसके समझाने के तरीके इसको बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तुमको ऐसे समझा सकता हूँ। सपोज करो मैं बिल्डिंग के बहुत दूर खड़ा हूँ, किसी भी बिल्डिंग के, कोई भी बिल्डिंग है, XYZ बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है ना, मैं उससे 500 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, तो मेरे को बुर्ज खलीफा ऐसे दिखेगी यार, ये। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके नजदीक जाता जाऊंगा ना, वैसे वैसे मेरी नजरें उसके टॉप को देखने के लिए ऊपर उठती जाएंगी। अगर बुर्ज खलीफा के जस्ट नीचे जाके खड़ा हो जाऊं ऐसे, तो मैं तो ऐसे देखूंगा ना उसको, मेरे तो एलिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और अगर मैं दूर से देखूंगा तो जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं देखूंगा, यार पेन चल गया, सॉरी, ऐसे तो नहीं देखूंगा ना, कि ऐसे तो फिर मेरे को आसमान दिखाई देगा, बुर्ज खलीफा तो मेरे को वो दिख रही है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल। वैसे ही जैसे जैसे तुम पास जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे हम पास ट्रेवल करेंगे ना, जैसे जैसे मान लो सूरज है ना, इसके पास जैसे जैसे ट्रेवल करोगे वैसे वैसे तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टार, मेरे को इस स्टार की हाइट निकालनी है। तो जाहिर सी बात है, मैंने मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। चलो आ जाओ, अब ध्यान सुनना, अगर मैं इसके बेस की बात करूँ तो ये बेस तो मेरे को मिला हुआ ही नहीं है ना, एक्स ही बोलूँगा, ये हाइट बोलूँगा। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल के बेस की बात करूँ तो मेरे को, मैं इसको 40 + x बोलूँगा ना, 40 + x मीटर्स। ठीक है, ठीक है, मेरे को सिर्फ हाइट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। ध्यान से सुनना, पहले अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को लेता हूँ, अब मेरी बात सुनो, इस ट्रायंगल को लोगे कुछ हाथ नहीं आएगा, मुझे पता है कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज अननोन है, क्या कर लूंगा लेकिन पहले बस देखो मैं कर क्या रहा हूँ। पहले मैं ट्रायंगल यही लूंगा, मैं क्या लूंगा, इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, ध्यान सुनना, मेरे को परपेंडिकुलर से काम है, मेरे को बेस से काम है, मेरे को हाइपोटेन्यूज से लेना देना नहीं करना है कि क्या है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 60 डिग्रीज परपेंडिकुलर कितना, h, बेस कितना, x, बराबर बात है। ठीक है, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, h/x। ठीक है, h कितना होता है भाई, x √3। कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 1 देना, खत्म करो। इसका रीजन क्या है बताऊंगा अभी, बस इसको ऐसे रख के छोड़ दो। ठीक है, कि भाई तुम्हारा एक कर्तव्य बन रहा था कि तुमको इस ट्रायंगल को सॉल्व करना था, तुमने कर दिया, अब ट्रायंगल ही आंसर नहीं लाना चाहता, हमारी गलती है ऐसे। ठीक है, हमने हमारी पूरी कोशिश कर ली। अब हम सेकंड ट्रायंगल पे जाएंगे जो होगा इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब पूरी की बात करते हैं, सेम वही चीज, वही tan थीटा, क्योंकि इसमें भी मेरे को हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं, पूछा ही नहीं मुझसे, तो tan थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कितना, इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस मतलब tan 30 डिग्री लूंगा ना आपकी बार, परपेंडिकुलर कितना, क्या मेरा परपेंडिकुलर सेम नहीं है h, क्या मेरा बेस 40 + x नहीं हो गया यहाँ पे, हुआ। tan 30 क्या है भाई, tan 30 मेरा होता है 1/√3 होता है सर, ये h हो गया, ये 40 + x हो गया सर, हो गया। अब थोड़ा सा बैक जाओ अपने कंटेंट में, बुक के कंटेंट में, सॉरी, है ना, और चैप्टर नंबर 3 को याद करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 है भाई। ठीक है, ऐसे इसमें 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल भी है भाई। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन है ये। दूसरी लीनियर इक्वेशन, इसको बना लो, √3 h = 40 + x। क्या डिग्री 1 है, क्या 2 वेरिएबल है, क्या 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अब इसको तुम एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, मेरे को पता है एलिमिनेशन तुमसे इसमें होएगा नहीं। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, सिर्फ एक इलाज है तुम्हारे पास में, क्योंकि ये दो इक्वेशंस सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होएगी, इसमें तुम h की वैल्यू उठा के इसमें डाल दोगे। ठीक है, अब करो। नाउ यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट 2 in 1। ठीक है, अब 1 in 2, 1 in 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, √3 h इज टू 40 प्लस x, बराबर बात। मेरे को h की वैल्यू पता है, x √3 है, √3 इंटू h की वैल्यू x √3 है पता है, 40 प्लस x बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। मल्टीप्लाई कर दो √3 को, x इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 40 प्लस x। क्या ये इजी नहीं हो गया, 2x की वैल्यू 40 नहीं आ गई, क्या x की वैल्यू 20 नहीं आ गई है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या x की वैल्यू इसकी वैल्यू 20 नहीं आ गई है क्या, 20 मीटर। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू ही 20 आ गई तो क्या तुमको पता नहीं है कि h की वैल्यू x √3 है, पता है x की वैल्यू 20 है तो h इक्वल टू कितना हुआ, 20 √3। ये x इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दो, ये h आ गया तुम्हारा। अब समझ में आया क्यों किया था मैंने वो। ठीक है, तो ये मेरी कितनी आ गई, 20 √3। इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हारे पास में ट्राइंगल्स में दोनों साइड्स नहीं है, लेकिन तुम इसके बिना कुछ कर भी नहीं सकते थे, ये भी ध्यान रखो। मेरे को दिख रहा है एक जगह मैं कुछ नहीं कर सकता, एक जगह मेरे को दिख रहा है कि मैं थोड़ा कर सकता हूं, लेकिन अगर ये करूंगा तो ही ये होएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया ये ना मैं कर ही लूँ, इसको छोड़ के कर लूंगा। ठीक है, मेरे को ये ट्राइंगल दिया हुआ था, यहां से बस मैं एक चीज कर सकता था, क्या कर सकता था, h और x की इक्वेशन निकाल सकता था। मैंने सक्सेसफुली किया, मैंने यहां से h और x की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, फिर मैं आया सेकंड ट्रायंगल में, मेरे को पता है यहाँ पे मेरे को tan थीटा लगाना है, tan थीटा लगा के एक ना एक सिचुएशन ऐसे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो h है, यहाँ पे इसके बेस में x है, मेरे को पता था कि x और h की इक्वेशन बन जाएगी, बन गई। अब जब दो इक्वेशंस होती हैं, दो वेरिएबल होते हैं और डिग्री दोनों की 1 होती है, तो थर्ड चैप्टर तुमने वेरिएबल कर रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये दिमाग लगाना होता है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही तुम करोगे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे अगर बड़े मार्कर में आएंगे तो। भूल जाना कि इस चैप्टर का कोई लल्लू क्वेश्चन अच्छे मार्क्स में आ जाएगा, 2-3 मैक्स बस। ये है 4 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना किसी को ले लो, नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, वापस देखो, फिर भी नहीं आया तो बता देना भाई कमेंट्स में, करवा देंगे वापस। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करो, जैसे अभी देखो तुमने काफी क्वेश्चंस भी कर लिए, कॉन्सेप्ट भी हमने इसी क्लास में पढ़े, क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड भी हो गए। हम क्या करते हैं, 6 और 7 एग्जाम्पल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और साथ ही में उस क्लास में मैं तुम्हारे को एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तब तक ये क्लास तुम देखो और नेक्स्ट क्लास आ जाएगी इसी के जस्ट बाद में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने हाइट एंड डिस्टेंस किया, वर्टिकल हाइट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या, हाइट या एल्टीट्यूड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब डिस्टेंस पढ़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा, कैसे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्राइंगल्स में उनकी साइड के हिसाब से, कि मेरे को कौन सी दो साइड्स पे काम करना है उस हिसाब से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में लूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो करवाई, 5 एग्जाम्पल्स किए, क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं वो देखा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, वरना ज़्यादा भारी हो जाएगी, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ उनको बचे हुए 2 एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो इसकी पहली है। ठीक है, तब तक ध्यान रखो अपना। लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब आवर चैनल और ब्रेन ब्रिज देखते रहो।